रिप्रोडक्शन पढ़ना है मतलब, देखें तो जरा। स्टडी माय बैच, बी के बैच, G22, बॉटनी, किंगडम, क्लास नंबर 2, नोट। ठीक, लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आगे की बातें। तो जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एल्गी में फ्लैजिलेटेड स्टेजेस में हो सकता है कि दैट स्पोर नहीं तो गेमीट्स कोई ना कोई फ्लैजिलेटेड रह सकते हैं। और ऐसे में फ्लैजिलेशन की अलग अलग टाइप जब मेंशन कर रहे थे, तो उसमें एक टाइप था जब दोनों टाइप की फ्लैजिला सेम थी तो बोला था आइसोकॉन फ्लैजिलेशन, जब दोनों अलग थी तो उसको बोला था हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन। ठीक है, आप अभी इतना समझें, सिमिलर, डिसिमिलर, या इक्वल हुई, अनइक्वल हुई, ऐसा करके वो लोग आइसोकॉन और हेट्रोकॉन को रिस्पेक्टिवली मेंशन करते हैं। ग्रीन एल्गी के मेंबर के अंदर फ्लैजिला सेम है, उनकी नंबर 2 से लेकर 8 तक हो सकते हैं। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्लैजिला 2 होंगी, हेट्रोकॉन्ट यानी डिसिमिलर होंगी, अनइक्वल फ्लैजिला मिलती है। रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं है किसी भी स्टेज पर। ब्राउन एल्गी में ये फ्लैजिला उनके गेमीट्स में मिल सकती है, ग्रीन एल्गी में हो सकता है कि स्पोर में मिले, गेमीट्स में मिले, या कभी कभी वेजिटेटिव स्टेजेस भी फ्लैजिलेटेड होंगी। तो ये तो बात थी फ्लैजिलेशन की। फ्लैजिलेशन से आगे हमारे पास आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो जैसे फंजाई में स्पोर का फॉर्मेशन कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वैसे ही एल्गी के अंदर भी रिप्रोडक्शन के जो मेथड हमको देखने को मिलेंगे, एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन के मेथड हमें देखने को मिलेंगे वो भी सेम उसी तरीके के होंगे।
चलो यार ऊपर हट। एल्गी रिप्रोडक्शन। कहाँ भाई? तो जब हमने एल्गी रिप्रोडक्शन को स्टेट किया है तो उसके बेसिस पे हम लोग ये बात कहते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप एल्गी में तीनों है, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। कुछ बातें यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं करते, पीछे फंगस में पढ़ सकते हो, ये बात वहां पे मैंने बताई थी। मल्टी सेल्युलर में एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों टाइप जाने जा सकते हैं, सेक्सुअल तो होगा। तो ये जब हम लोग मेंशन करते हैं एल्गी के बारे में, तो एल्गी में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के सारे मेथड की बात कर रहा हूं। methods of reproduction are vegetative, asexual, सेक्सुअल, तीनों। ठीक है, बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां बातों बातों में एनसीईआरटी आगे बढ़ते बढ़ते बोलता है कि वेजिटेटिवली बाय स्पोर फॉर्मेशन कॉमा फ्रेगमेंटेशन। हैरत की बात, वेजिटेटिव में स्पोर भी बनते हैं, हाँ बनते, डिपेंड्स कि हम कौन सा टाइप पढ़ना चाह रहे हैं। अब जैसे मेथड बताऊं कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, तो यहां वेजिटेटिव में कितना पेरेंट होता है, एक। एसेक्सुअल में कितना पेरेंट होता है, एक। सेक्सुअल में यूजुअली कितना पेरेंट होते हैं, दो यूजुअली। नेक्स्ट, वेजिटेटिव में, एसेक्सुअल में कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी सिनगेमी नहीं होती, सेक्सुअल में हमेशा ही होगी। राइट, ये वो वाली बातें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं तीन टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड को। यानी वेजिटेटिव एसेक्सुअल है क्योंकि वो भी यूनिपेरेंटल और विदाउट सिनगेमी यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। अब अगर कोई ऐसे डिफाइन करता है कि गैमीट किसके लिए स्पेशली बने, तो बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वैसे अगर कोई ये कहता है कि स्पोर्स नॉर्मली कब दिखते हैं, बोलते हैं एसेक्सुअल के लिए। तो अगर वेजिटेटिव में कोई स्पोर बनता होगा तो उसका आखिर नाम क्या है। अब किताब में नाम नाम लिखा है उन्होंने, वेजिटेटिव में स्पोर बना, क्यों बना वो जान लो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। एक एल्गी की फेवरेबल कंडीशन मतलब जब धूप मिल रही हो, पानी हो, उससे बढ़िया और क्या होगा, हवा हो, सब बढ़िया चल रहा है। मान ले कि पानी की कमी पड़ जाए, एक सूखा पड़ गया, तो वो वेजिटेटिव स्टेजेस में था, इससे पहले उसको अंदाजा लगता कि सीजन इतनी तेजी से पलटेगा, सीजन पलट गया, अब तो मरता क्या ना करता, उसकी वेजिटेटिव स्टेज ही डोरमेंट हो जाएंगी, इनएक्टिव, उसी को बोलेंगे वेजिटेटिव स्पोर। एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर दूंगा, उस बात पे ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझें किसके अंदर क्या मिल सकता है क्या नहीं, वो ध्यान दीजिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपसे किस तरह की बात कर रहा हूं वो सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं कौन किसके अंदर देखने को मिलता है, कौन कहां नहीं। ठीक है, सब एल्गी के रिस्पेक्ट में। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में, फेवरेबल कंडीशन में, या अक्रेंस लिखूंगा यहां पे वो ज्यादा सही है। ठीक है, और एक बात, पेरेंट्स के नंबर बताने जरूरी हैं, सुनिए।
कहां कहां यूज कर सकते हैं उसकी बात चल रही है। कहां इन एग्जाम्पल को देखा जा सकता है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन के मेथड को। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा किसमें, यूनिसेलुलर में, नहीं, मल्टीसेलुलर में, यस। एसेक्सुअल हो सकता है क्या यूनिसेलुलर में, सेक्सुअल हो सकता है क्या यूनिसेलुलर में, यस। मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, वेजिटेटिव तो कर ही सकते हैं। अकरेंस की बात चलती है, अकरेंस की, मोर कॉमन इन फेवरेबल सीजन, यूजुअली फेवरेबल सीजन में ही वेजिटेटिव देखने को मिलता है, यूजुअली बोला मैंने। और सेक्सुअल होगा टुवर्ड्स एंड ऑफ फेवरेबल सीजन, यानी जब बुरे दिन आ रहे होंगे उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पेरेंट के नंबर बताता हूं, पेरेंट के, या सीधे मैं बोल देता हूं सिनगेमी, वेजिटेटिव में नहीं, एसेक्सुअल में नहीं, सिर्फ सेक्सुअल में होती है। तो आप इस बेसिस पे बता सकते हो कि वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल है, ऐसा करके लिख सकते हैं। कॉमन मेथड वेजिटेटिव के, अगर कोई मल्टी सेलुलर है, ऐसा मान लो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसके बीच से दो टुकड़े हो जाए उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दोनों नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेंगे, आबादी बढ़ गई, एक के दो हो गए, फ्रेगमेंटेशन ऐसा मेथड है। फिलामेंटस एल्गी के अंदर मिलेगा। हुआ ये? तो चलो पहले डिफाइन करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन। अब देखें हम लोग इसी के टाइप पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी द फर्स्ट वन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैं पढ़ता हूं तो मैं इनके बारे में सबसे पहले यही जान लूं। सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। देखो नंबर एक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। इसमें से सबसे कॉमन है जूस्पोर का बनना। These spores are pear shaped और pyriform, और ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मोटाइल और प्लेनोस्पोर्स। ये मोटाइल या फिर प्लेनोस्पोर्स है। नंबर दूसरा, मोटाइल या प्लेनोस्पोर्स के बाद तीसरा, थर्ड कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर कंफर्म करते हैं। बोलते हैं मोटाइल या प्लेनोस्पोर के अलावा, अगर मोटाइल है तो काय के बेसिस पे होंगे, फ्लैजिलेशन के बेसिस पे।
ये फ्लैजिलेटेड हैं, तो ये हो गया एक। दिस इज फर्स्ट काइंड, पहला मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेंशन किया है, वेजिटेटिव नहीं, एसेक्सुअल। दिस इज मोस्ट कॉमन, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, मैं कह रहा ये सबसे कॉमन है। अब जैसे जूस्पोर फ्लैजिलेटेड है और रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होती ही नहीं, तो ये रेड एल्गी के मेंबर में नहीं है, बाकी आपको मिल सकते हैं। ये सारे ग्रीन एल्गी में नहीं है, सारे ब्राउन एल्गी में नहीं है, लेकिन ज्यादातर मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जूस्पोर है। नॉट ऑल बट मोस्ट आर फॉर्मिंग द जूस्पोर्स। डन। बट एज आई सेड, जूस्पोर तो बना लिए, वो ठीक है, कोई और भी मेथड ऐसे पॉसिबल है क्या? वी हैव टू सी फॉर दिस। हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और कौन से मेथड हो सकते हैं। बट बिफोर हैंड हमें जो चीज जाननी है वो ये कि जूस्पोर किस किसने बनाए, कौन कौन बना सकता है, ऐसा कुछ टाइप अगर पढ़ें तो ठीक है। तो जूस्पोर ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, क्या जूस्पोर बनाते हैं? हाँ, जो जूस्पोर्स होंगे ना, दे विल बी एंटीरियरली फ्लैजिलेटेड, वो एंटीरियरली फ्लैजिलेटेड हैं, या एंटीरियरली के लिए दूसरा वर्ड जो लिखना है वो कह देना एपिकली। फ्लैजिला एपेक्स पर या एपिकल साइड पर है। ब्राउन एल्गी में जूस्पोर्स हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे दिस इज लेटरली फ्लैजिलेटेड, यानी साइड से फ्लैजिला। अनइक्वल फ्लैजिला, यहां इक्वल फ्लैजिला। नंबर पहले ही पढ़ चुके हैं, इधर कहेंगे जूस्पोर्स आर एब्सेंट, जूस्पोर्स नहीं होते। यहां पे कॉमन लिख देना भाई, जरूरी था बताना। सब में नहीं है लेकिन ज्यादातर में मिल जाएंगे, जूस्पोर्स कॉमन है।
डन। अब देख, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, कब? इन फेवरेबल सीजन। ये सब कहानी फेवरेबल सीजन वाली है। और डेट टू इन कौन से मेंबर में? फिलामेंटस एल्गी। ये फिलामेंटस एल्गी में होगा, जैसे स्पायरोगारा वगैरह है ना, वो स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स। ब्राउन एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन नहीं तो उसी के जैसा कुछ ब्रांच है, मान ले ब्रांच टूट के अलग हो जाए, नया इंडिविजुअल हो जाएगा, उन्हें एडवेंटिशियस ब्रांचिंग कह सकते हैं, है वो फ्रेगमेंटेशन के जैसा ही। अब इधर बात आती है, मेरे पास 3 नाम दिए हुए हैं, एक लिखा एकाइनेट, एक लिखा पामेला स्टेज और एक लिखा हिप्नोस्पोर्स। ये तीनों ही अनफेवरेबल सीजन में बनेंगे। कब बनते हैं? इन अनफेवरेबल सीजन, जब दशाएं अनफेवरेबल हैं, जब दिन खराब चल रहे हैं इनके। तीनों के लिए बातें सेम। मेरे को बताना ना, वेजिटेटिव का स्पोर बताना है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बता के रहूंगा। और ऐसे कहते हैं एकाइनेट में ये कैसी स्टेज है? दिस इज वेजिटेटिव। अच्छा, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था कि एकदम से विपत्ति आ गई और तुरंत इसने अपने आप को छुपा लिया, यानी वेजिटेटिव स्टेज ही क्या हो गई? इनएक्टिव। वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। थिक वॉल्ड, मोटाइल या नॉन मोटाइल? ऑब्वियसली नॉन मोटाइल, एंड रिमेन यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल रहेगा। ये है वेजिटेटिव और क्या? स्पोर। ये रहा वेजिटेटिव स्पोर भाई, उसका नाम है एकाइनेट। किताब की लाइन डन। ये सैंपल साथ बढ़ाने के लिए। इधर पामेला स्टेज होती है एसेक्सुअल। cells lost their wall and surrounded by mucilage continue to divide, मतलब उन्हें लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बनाएंगे टेम्परेरी कॉलोनी। उसका नाम होता है पामेला स्टेज। ये फिर पामेला स्टेज की बात आती है। ये बंद कैसे हो गया? उसके किसके किसने चलाया हुआ रिमोट से, मोबाइल से? कौन से युग में जी रहा है वे? फोल्डिंग फोल्ड है तेरे पास? अल्ट्रा फोल्ड, अल्ट्रा है, फोल्ड अल्ट्रा में जब जैसे मोबाइल ये वो खुलता है ऐसे, तेरा मोबाइल जुड़ता है ऐसे, ऐसे जुड़ेगा तो फोन उठेगा, तो फोन आएगा, ऐसे रखेगा तो नहीं आएगा। है डिस्प्ले है। एसेक्सुअल इनएक्टिव स्टेज, थिक वॉल्ड यूनिसेलुलर, एकाइनेट और हिप्नोस्पोर दोनों यूनिसेलुलर। पामेला स्टेज डिवाइड कर रही है, मल्टी सेलुलर बन जाएगी। सारी कहानी
वेजिटेटिव स्पोर के चक्कर में। डन। द नेक्स्ट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर, यहां पर भी यूनिसेल्युलर बगैर जैकेट। दूसरा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ओगोनियम ही होगा। अब आगे जो बात आती है वो ये होती है कि जो गेमिट बनेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेस डिसिमिलर हैं, या मोर डिसिमिलर हैं। इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन के टाइप्स आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ओगेमस होते हैं। फर्टिलाइजेशन की जगह क्या होगी? गैमीट अगर मोटाइल होंगे तो पानी में मिल सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल हुई, मेल गैमीट मोटाइल हुआ, या फिर दोनों गैमीट नॉन मोटाइल हुए, तो फिर तो एक ही उम्मीद बच जाएगी और वह है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो चीजों को जानना है मुझे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप ऑफ गैमीट के बेसिस पे फ्यूजन का नाम, और दूसरा मुझे जानना है फर्टिलाइजेशन के दो टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेक्स ऑर्गन के रिगार्डिंग लाइंस वही हैं जो हम लोगों ने फंजाई में पढ़ी है, नथिंग मच डिफरेंट। तो हियर सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, नॉन जैकेटेड, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर नेम्ड एंथेरिडियम एंड commonly as ओगोनियम। अब जैसे गैमीट्स के दो फॉर्म्स बताते हैं, एक जिसे हम लोगों ने कहा आइसो गैमीट्स, और दूसरा जिसको हम लोगों ने कहा हेटेरो गैमीट्स। राइट। और आइसोगेमीट और हेट्रोगेमीट को जब बताया जाएगा तो उसके अंदर क्या कैरेक्टर आते हैं मैं बता रहा हूं। आइसोगेमीट मतलब सिमिलर होंगे तो मेल और फीमेल, लेकिन कैसे लिखेंगे? मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। ये मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। और यहां मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है।
ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों में कंडीशन नंबर 2 मिलती है, यानी हेट्रोगेमीट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये तो सबके लिए बोला है मैंने, अकेले एल्गी के लिए नहीं है, फंगस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमीट या तो आइसोगैमीट्स होते हैं या हेट्रोगैमीट्स होते हैं। ज्यादा कॉमन मैंने क्या बोला, हेट्रोगैमीट्स, मोस्ट कॉमन काइंड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अब सुनो, ऐसे में हम लोग कह रहे हैं कि ये जो फ्यूज करने वाले गैमीट्स हैं दो, उनके बेसिस पर फ्यूजन की 3 टाइप, लेकिन फ्यूजन होगा कहां, और नंबर दूसरा, फ्यूजन तब होगा जब गैमीट ट्रांसफर हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एल्गी में भी लिखा, सॉरी फंगस में भी लिखा था, वही बात यहां पर भी बोल रहा हूं। फंजाई में नाम कैसे थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और फिर रिडक्शन डिवीजन। यहां ऐसे नाम नहीं चलते, यहां सीधे बोल रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमीट का बनना, गैमीट फॉर्मेशन, और फिर गैमीट का ट्रांसफर। कौन सा गैमीट ट्रांसफर, मैंने कहा ना, अगर फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है, अगर अलग बॉडी फीमेल गैमीट को बनाती है तो एक गैमीट को तो ट्रांसफर होना पड़ेगा, और यूजुअली कौन सा गैमीट ट्रांसफर होता है, उसका आंसर है मेल गैमीट। ठीक है, बारात यूजुअली लड़के की ही आएगी, समझे, क्लियर। बारात मतलब ये कि वो अकेला नहीं आएगा, संख्या में हमेशा कैसा होगा, ज्यादा। जो फ्यूज करने में सक्सेसफुल हुआ दूल्हा वही बनेगा, चॉइस यही है। यानी आप ये कह सकते हो कि दैट इस तरीके की कंडीशंस में देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, फीमेल के पास हमेशा से ये चॉइस है कि मेल के नंबर हमेशा गैमीट के कैसे आएंगे, ज्यादा। अब जरा ये सोच के देखो कि जब गैमीट ट्रांसफर होना है और गैमीट वाटर से होकर ट्रांसफर होगा, तो भटक भी तो सकता है इधर उधर, गलत जगह ट्रांसफर हो जाए, फीमेल गैमीट यहां है, मेल गैमीट उधर निकल जाए, उसको अवॉइड करना होगा। इसलिए कोई केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे मेल गैमीट को फीमेल गैमीट की तरफ या फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ। आई बात समझ में। आगे जाके ये चीजें हॉर्मोन्स वगैरह के नाम पर पढ़ी जाती हैं, अभी ये उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, ये लोअर ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहां पर ये छोटे लेवल पर है, इतना इवॉल्व नहीं है कि हम इसमें फेरोमोन्स हॉर्मोन्स ऐसा कुछ पढ़ें। अब दूसरी चीज, अगर ये हो भी गया कि मान लो कि मेल गैमीट इसके पास पहुंच भी गए, तो अगर मेल फीमेल दोनों गैमीट पानी में रिलीज हुए हैं तो भी तो उनके मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, फीमेल गैमीट इधर बह गया, मेल गैमीट इधर। तो इसलिए बेस्ट ये होना चाहिए कि दोनों एक टाइम पर रिलीज हो। ठीक है, नंबर दूसरा बोला, इसके बीच में कोलिजन यानी फ्यूजन हो जाए, उसके चांस कब अच्छे होंगे, जब एक की संख्या कम हो और दूसरे की संख्या ज्यादा। तो बाय डिफॉल्ट फीमेल के गैमीट के नंबर कितने हैं, कम, और मेल के गैमीट के नंबर कैसे हैं, ज्यादा। ये यूजुअल फिनोमेना है, सारे ही जगह पर यही चल रहा है, आज तक एग्जिस्ट करती है ये बातें। अब इसमें हम लोग ये बात कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो गैमीट के नंबर धीरे धीरे क्या होते चले आ रहे हैं, कम। फीमेल गैमीट कितनी रह जाएगी, एक। मेल गैमीट के नंबर कैसे हो सकते हैं, ज्यादा। ठीक है, फिर वो स्वयंवर वाला केस हो गया, मैंने बोला ना, जो पहले पहुंचा दूल्हा वही है। हाँ, स्वयंवर बोलते हैं।
fertilization is either एक पहला टाइप जो आता है दैट इज एक्सटर्नल, एक मिनट रुको, बाद में पहले बता दें पहले वाला पोर्शन। ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स रिक्वायर, ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स में क्या होगा, मैं बोलूंगा ट्रांसफर ऑफ गेमीट इज रिक्वायर्ड, वेट, वाटर एज मीडियम, यहां पे पानी गया, पानी ही रास्ता है जिससे गेमीट पहुंचेंगे, राइट। तो वाटर एज मीडियम इज सेंट, गेमीट का ट्रांसफर हुआ। नंबर दूसरा हम लोग कहते हैं कि दैट यहां पर फर्टिलाइजेशन इज आइदर, एक वर्ड लिखेंगे एक्सटर्नल, जब एक लाइन में काम चल रहा है तो बड़े कॉलम क्यों बनाएं, और इंटरनल, आइदर और अपोजिट बातें हैं। एक्सटर्नल होगा तो पूछ रहे कहां, पानी में, इन वाटर। एक्सटर्नल होगा तो कहां, वाटर में। इंटरनल होगा तो कहां पर, इनसाइड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए बोला जाता है। सुनो, ऑर्गन की ट्रू डेफिनेशन मत जोड़ देना, समझे। ये नहीं कि सर हमारे अंदर तो ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, फंगस में यूनिसेलुलर। सुनो, यहां पर जगह के हिसाब से ऑर्गन वर्ड का इस्तेमाल करिए, ठीक है, क्लियर। इनकी पूरी बॉडी टिश्यू तक भी नहीं पहुंची है, फिर भी क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन। तो यहां पे फंक्शन करने के बेसिस पे नाम ऑर्गन दिया है। हो चुके हैं 2-4 घटनाएं ऐसी। सर आपने बताया था सर, हाँ तो कि ये यूनिसेलुलर है, यहाँ ऑर्गन लिखा है, तो मैंने कहा फंक्शन में लिखा है भाई, स्ट्रक्चर में किसने ऑर्गन लिखा है, लिखा नहीं, फंक्शन से ऑर्गन, ठीक है, नाम से, कि काम से बोलना, काम से ऑर्गन बोल रहे हैं, नाम से नहीं। नाम से ऑर्गन होता तो मल्टी सेलुलर होना था, यहाँ नहीं है। चलो इधर आते हैं, अगर ये वाटर में, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ठीक, ये पहली क्लासिफिकेशन है जगह के बेस पर। वैसे ही फर्टिलाइजेशन इज आइदर, फिर से देखिए नंबर 2 टाइप की कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी सुनो, द सेकेंड कैटेगरी इज वेरी फेमस, everyone wants to know about this word is isogamous. Second type is anisogamous and third type is ogamous. यहां कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे, कौन, गेमीट्स। यहां पे कैसे दिखेंगे, लेस डिफरेंट, और यहां कैसे दिखेंगे, मच डिफरेंट। सेम मॉर्फोलॉजी, लेस डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मच डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। तो ये यहां इसे मेंशन करने की बात आती है, आइसो, अनाइसो और ओगेमस। सेम मॉर्फोलॉजी, गेस करिए, दोनों मोटाइल एक बराबर साइज के, दोनों नॉन मोटाइल एक बराबर साइज के, राइट। बात समझ में आई, या तो दोनों मोटाइल हैं लेकिन एक बराबर साइज के, या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल हैं एक बराबर साइज के। जैसे क्या जाता है, कुछ नहीं, ये लो एक, ये दो, ये फीमेल है, इधर मेल। फिर से चेंज, दूसरा टाइप,
देख क्या तरीका बताने का, या तो दोनों क्या हुए नॉन मोटाइल, या दोनों क्या हुए मोटाइल, साइज कैसा है दोनों का सेम, तो इट मींस मॉर्फोलॉजिकली सेम। ये लेस डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की बात आ रही है, और यहां लिखा है मच डिफरेंट। मच डिफरेंट पर पहले बता देता हूं, मच डिफरेंट पे क्या केस होगा वो सुनो। मच डिफरेंट का केस बता रहा हूं। मच डिफरेंट में ऐसा, ये बड़ी सी फीमेल गैमीट, अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, एक बड़े साइज से एक छोटे साइज से। अच्छा ये भी हो सकता है केस नंबर 2, ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों कैसे होते हो नॉन मोटाइल, ये भी पॉसिबल है कि दोनों क्या हो जाएंगे नॉन मोटाइल। जब दोनों नॉन मोटाइल होंगे तब भी क्या होना चाहिए साइज में डिफरेंस, ये ओगेमस होगा, राइट। एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, या दोनों नॉन मोटाइल बट साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस, इधर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी लेकिन कम डिफरेंस वाली, यानी एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल नहीं, दोनों ही मोटाइल हो, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल हो, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस ना हो। ये एक्सट्रीम केसेस बता दिए। इन दोनों के बीच में अटका हुआ उसका नाम क्या है अनआइसोगेमस, राइट, याद रहे। मोस्ट एल्गी शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर एल्गी में तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, हम्म, बाकी इनके नाम अभी पढ़ने हैं, आइसो अनाइसो और उगेमस के एग्जाम्पल्स यही तो हैं, इसी के बेस पे तो डिफरेंस है। डन। अब देखें इसमें, यहां जब मेंशन करना है तो इसे हम लोग ऐसा कहते हैं कि कंपेयर करते हुए 3 क्लास जब पढ़ते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तो जरा एक बात थोड़ी ध्यान से सुनना, जो oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दिस विल बी कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाटर पे डिपेंडेंसी कम होती चली जा रही है, फ्लैजिला से पानी में इस्तेमाल किया जा सकता, पानी के इस्तेमाल के लिए फ्लैजिला है कि पानी को एज अ मीडियम यूज किया जा सके,
लेकिन जैसे प्लांट लैंड हैबिटाट की तरफ मूव करेंगे फ्लैजिला की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है वो ज्यादा इवॉल्व माने जाएंगे। तो रेड एल्गी ज्यादा इवॉल्व एल्गी है, एडवांस्ड है। लेकिन फिर भी ग्रीन प्लांट्स या कहिए लैंड प्लांट्स का रिश्तेदार कौन है ज्यादा क्लोज? ग्रीन। अब ग्रीन एल्गी में सब मिलते हैं, आइसो, अनाइसो और ओगैमस, ये सब दिखाएंगे। देखें जरा, जैसे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल में उन्होंने कहा तीनों चीजें मिलेंगी, आइसो, अनाइसो, ओगेमस। इधर भी आइसो, अनाइसो, ओगेमस, और मैंने कहा एडवांस कैरेक्टर होता है ओगेमस। रेड एल्गी में सिर्फ ओगेमस और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां कुछ भी अलग नहीं है, यहां पर ओगेमस है बस। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल खोलेंगे, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूं, पहले वाला आइसोगेमस कॉमन नॉन मोटाइल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला एग्जाम्पल का नाम है स्पायरोगायरा। फोटो नहीं है, चर्चे हैं बस इसके, एनसीईआरटी में फोटो नहीं दिया इसका, लेकिन क्वेश्चन खूब हैं। अब देख लो तुम, ये कोई बात होती है? पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। नेक्स्ट फिर से लिखते हैं आइसोगेमस, लेकिन मोटाइल गैमीट की बात कर रहा हूं, आइसोगेमस मोटाइल की बात कर रहा हूं, गैमीट मोटाइल आइसोगेमस है। एक एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स होगा, दूसरा एग्जाम्पल क्लेडोफोरा, दोनों अलग अलग हो गए। ये हो गया दूसरा केस, आइसो ही चल रहा है अभी। किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अनआइसोगेमस का, नई एनसीईआरटी में ही छपा, आपके पास भी शायद वही होगी जिसमें ये एग्जाम्पल है, कुछ एडिशन में नहीं है हालांकि। अभी से पहले वाली की बात कर रहा हूं मैं, यूडो रीना। अगली बात आती है जिसे कहेंगे ओगेमस। में एक एग्जाम्पल आएगा वोल्वॉक्स, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिखना चारा, इधर ओगेमस एग्जाम्पल्स लाइक एक्टोकार्पस, फिर से आ गया। दूसरा एग्जाम्पल फ्यूकस, हम लोग फ्यूकस के लिए चीजें पढ़ेंगे, हम लोग फ्यूकस के लिए कैरेक्टर पढ़ेंगे बेटा। फ्यूकस में अगर ओगेमी है तो कैसी है वो पढ़ेंगे। लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगी, और स्मॉल बाइफ्लैजिलेटेड, लिटरली बाइफ्लैजिलेटेड पायरिफॉर्म मेल गैमीट होगा। पायरिफॉर्म, वेट पहले स्मॉल तो लिख दूं,
हमें बना के दिया हुआ इस तरीके से, लेकिन वो चैप्टर चला गया, वो चैप्टर रहा नहीं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का था पहले। ओ ओ, कलर गलत हो गया, फीमेल पिंक बनाना है। ऐसा यहां सब में oogamous, और हम लोग कहेंगे oogamous के लिए बोथ फीमेल एंड मेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल। दोनों ही फीमेल और मेल गेमीट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं और oogamous है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक महीने बाद मन में ख्याल उठने लगे oogamous में तो एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल होता है। फिर वही बात, हमेशा मोटिलिटी क्राइटेरिया नहीं है भाई, डिसिमिलैरिटी बड़ी चीज है। यहां दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल। उधर पर एक कैसा है? नॉन मोटाइल। यहाँ फीमेल नॉन मोटाइल, वहां भी फीमेल नॉन मोटाइल, वहां मेल मोटाइल, यहां पर मेल भी नॉन मोटाइल है। एग्जाम्पल में किसके नाम लिखोगे? जो भी नाम लिखेंगे वो सब ऐसे ही होंगे। पोरफायरा लिखा है हम लोगों ने रेड एल्गी में, हमने रेड एल्गी में नाम लिखा है पॉलीसाइफोनिया। वैसे नाम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया भी है। देखें क्या, ग्रेसिलेरिया लिख चुके हैं ना पीछे एल्जीन के लिए, सॉरी। अगर अबे लिखा है यार, ग्रेसिलेरिया कहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो आज लिख लेंगे। कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स इवेंट्स आर प्रेजेंट। डन।
EA501 डन है। देख देख जल्दी जल्दी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले लाइन नहीं है। क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड सिंपल ऑटोट्रॉफिक मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ऑप्शन थोड़ा ना पढ़नी है फिर। डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, बोलो कौन सी एल्गी? ए एंड बी। सुनो चेक करते हैं ए एंड बी किस में। हाँ ग्रीन एल्गी। ए प्लस सी किस में? ब्राउन। ए एंड डी किस में? रेड। रेड में और एक खास पिगमेंट जो एडाप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, फाइको एरिथ्रिन। कौन सा फाइको एरिथ्रिन? ABCR व्हाट? आर फाइको एरिथ्रिन है वो, राइट। ब्राउन के भी अलग अलग शेड है, ओलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन की अलग अलग शेड का कारण ल्यूकोजेंथेन। यहां तो आंसर हो गया फर्स्ट। तुमने क्लोरोफिल ए और बी कहीं और भी पढ़ा था, बोलो कहां? बोलिए ए एंड बी और कहां पढ़ा? हाँ जी, एक एग्जाम्पल होगा यूग्लेनॉइड्स, एक एग्जाम्पल है यूग्लेनॉइड्स, दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा अभी ग्रीन एल्गी, और तीसरी जगह जो होती है वो होते हैं लैंड प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। मुझे ऐसी सब चीजें याद आनी चाहिए, सीधा सिंपल सा हिसाब किताब है। आगे स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स, है ना? पायरेनॉइड्स याद है, अंदर क्या? प्रोटीन, बाहर क्या? स्टार्च। वो लाइन याद है? क्या लाइन थी? पायरेनॉइड स्टोर्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। कहां मिलती है? क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन एल्गी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल ऑफ किसकी? ग्रीन एल्गी की। सम मेंबर हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स आल्सो। यहां पे टक टक आंसर 2। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पायरेनॉइड कंटेन स्टार्च बिसाइड। फॉल्स। हमें करेक्ट चाहिए, हमें ट्रू ढूंढना है, ये फॉल्स हो गया। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ट्रू। वॉल्वॉक्सिस कैसा होना चाहिए? ओगैमस, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। वॉल्वॉक्स इज नॉट कॉलोनियल, गलत। वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, तो ये भी गलत है, राइट। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में क्या? बाहर पेक्टोज, अंदर सेलुलोज। इनर सेलुलोज सही है, आउटर पेक्टोज सही है। आंसर 1 हो गया। आगे बढ़ो तो फिलामेंटस एल्गी का मतलब जो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर हो। ऐसे एग्जांपल वॉल्वॉक्स नहीं है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, बोथ 2 and 3। मैंने क्या कहा? स्पायरोगायरा लिखा नहीं किताब में, लेकिन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वही दिखेगा। रुको अभी PYQ पर आने तो दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ग्रीन एल्गी? ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, चल मैं ना सबके नाम लिख दूंगा, सबके। चारा ग्रीन, चारा ग्रीन, यूलोथ्रिक्स ग्रीन, क्लोरेला ग्रीन, क्लेडोफोरा ग्रीन, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन। फिर सुन, ब्राउन एल्गी के नाम सुन। लेमिनारिया ब्राउन, सार्गेसम ब्राउन, वोल्वॉक्स ग्रीन। कैसे छूट गया ये? पोरफायरा रेड, पॉलीसाइफोनिया रेड, एक्टोकार्पस ब्राउन, पॉलीसाइफोनिया रेड। यही है आंसर। क्या लगेगा? क्या पता नया क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए। चूज द सेट विद ऑल 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी इन किंगडम प्लांटी, जिसमें तीनों एग्जाम्पल 3 अलग अलग क्लासेस के होते हो। ऑप्शन नंबर 4, यहां आंसर है 2। नेक्स्ट अगला, विच इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या? फॉल्स। फॉर जूस्पोर, किसका? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के जूस्पोर्स के लिए बात करें, मोटाइल है, हाँ ठीक है। शेप कैसा होगा बोलो? पायरी फॉर्म। पायरी फॉर्म का मतलब होता है पियर।
नाशपति टाइप्स ऐसा, ठीक है, क्लियर। पायरिफॉर्म टाइप होता है। नंबर दूसरा, फ्लैजिला के नंबर लिखते हैं 2 से 8। नंबर तीसरा, फ्लैजिला कैसी होती है, एपिकल लिखेंगे या एंटीरियर। कौन सा सही है, पहला ट्रू, लेटरल फ्लैजिला फॉल्स, इक्वल फ्लैजिला ट्रू, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, 2 to 8 इक्वल, और ये भी क्या है ट्रू, तो यानी आंसर लगेगा सेकेंड, फॉल्स पूछा था उन्होंने। पिगमेंट प्रेजेंट इन कैल्प एंड एक्टोकार्पस किसके मेंबर हैं, ब्राउन एल्गी के। अभी मैंने रिवाइज किया था ना, ब्राउन एल्गी मतलब क्लोरोफिल ए एंड सी, साथ में ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की शेड के लिए फ्यूको जेंथेन, आंसर थर्ड, ठीक है। ये सेकंड वाला किसके लिए है, रेड के लिए, ए एंड बी किसके लिए, ग्रीन के लिए। ये ऐसे बड़ा काम आता है, हम पहले रिवाइज कर लें तो ज्यादा सही है। मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, मेल गैमीट स्मॉल और मोटाइल है, फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड इमोटाइल। अभी पढ़ा ना ब्राउन एल्गी, अभी पढ़ा हमने ऐसा केस किसका, ब्राउन का। ब्राउन में नाम लिखे किसके, एक्टोकार्पस, दूसरा नाम किसका लिखा मैंने, फ्यूकस वाला, राइट। तो ढूंढो ढूंढो इनमें से, वोल्वॉक्स तो यूगेमस होता है, उसमें भी ये लग सकता था लेकिन लिखा तो नहीं है हमें, जाने दे। स्पायरोगारा में तो दोनों कैसे होते हैं, सेम। आइसोगेमस ऊपर से मोटाइल की नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, तो यानी ये तो चॉइस के ही बाहर चला गया, बचा फ्यूकस। आंसर क्या लगा लें, 1। क्या थर्ड भी लगा लूं, है तो यूगेमस यार, फीमेल नॉन मोटाइल है, मेल कैसा है, मोटाइल। ये भी सही, ये भी सही, आंसर फोर्थ। बताने के लिए क्वेश्चन, समझे कि वॉल्वॉक्स में भी मेल गैमीट कैसा रहता है, मोटाइल। वो केवल रेड एल्गी है जिसमें दोनों गैमीट कैसे हुए हैं, नॉन मोटाइल। विच इज नॉट ट्रू फॉर जूस्पोर, जूस्पोर के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन किसका, इस बार ब्राउन एल्गी। बिना कलम लिए अंडरलाइन किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। मोबाइल से देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भैया सॉल्व करो, देखो मत क्वेश्चन। अगर बायो में देखोगे ना, फिजिक्स में देखोगे ही, और फिजिक्स में देखोगे तो इसका मतलब कुछ नहीं सीखोगे। हैबिट बनेगी, बायो के क्वेश्चन को करते समय पेन चलेगा तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए पेन खुद ब खुद उठेगा, ऐसे आ जाएगा उठ के, मुझे यूज करो, मैं हूं इधर, बुला रहे क्या, समझे। कारण देखें, इस बात को समझें, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों की आदत कैसी हो जाती है, पेन यहां रखा है, क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहे हैं। हाँ थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, चेक किया, 10 में से 6 गलत। ऐसे नहीं करते हैं, या तो बहुत बड़े चैंपियन हो तुम, समझे, या तो बहुत बड़े चैंपियन होते हो, या फिर जो तुम्हें समझना हो, ठीक है, वो बन जाओगे जैसा समझोगे। तो तरीका अपने लिए यही सही है, मैं बता भी रहा हूं इसके लिए। बच्चे बहुत क्लियर कट जज करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जो बच्चा बड़े अच्छे से फॉलो करता है बातों को, वो आके ऐसे बोलते हैं, सर मैं ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरे से लिखने का मन ही नहीं करता, क्या करूँ। मैं फिजिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स सॉल्व कर रही हूँ, तो सर मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को सॉल्व करने के लिए लिखने की जरूरत है, मैं दिमाग में कर लेती हूँ। मैंने कहा दैट्स गुड, फिजिक्स आप दिमाग में कर लेते हो तो बेटा ऐसा है कि 8 के स्टेप जो है ना, 8 के 8 मत लिखो कॉपी में, लेकिन 3 लिखो। फॉर्मूला लिखो, बीच की कैलकुलेशन मत लिख, एंड की कैलकुलेशन जरूर लिख, नहीं तो दिमाग से उतर कर पेपर पर आने तक, यानी ओएमआर में गोला भरने तक डेसिमल दाएं बाएं हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा।
पूछा मैंने, ऐसा हुआ? हाँ सर हो चुका है। मैंने कहा तो अब से क्या करेंगे? सर पेपर पेन। तो जब बता रहे हैं कि ऐसी गलती होती है तो ऐसा फॉलो करने की जरूरत थोड़ा ना है। नहीं साहब, हमने सुना है केले के छिलके पर पैर रखते तो फिसल के गिर जाते हैं। हम जब तक नहीं गिरेंगे तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। गिरो, तोड़वाओ हड्डी, डिसाइड कर लेना, है ना। कुछ लोग होते हैं, कभी कभी सुना होगा, अरे वो बाथरूम में गिर गया पैर टूट गया। और कुछ होते हैं, अबे वो बाइक से गिर गया, कुछ लगी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। भैया इत्तेफाक है ये। तो ये नहीं कि ये हर बार होगा और तुम बार बार गिरने की ट्राई मारते रहो, आज फिर से गिरूं क्या? इसलिए बोला जाता है घटना दुर्घटना। ठीक है, जो घट जाए बस, कब घटेगी कोई नहीं कह सकता। तो आप उसका हिस्सा मत बने। दूसरे के साथ हो चुकी है तो उससे सीखिए, सावधानी बरतें, वो ज्यादा सही है। समझे? ऐसा होता है, कभी सुना है कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा, बरसात तेज आ रही थी, बिजली कड़की और वही वहीं पे मर गया? बेचारा, इससे अच्छा भीग के घर चले आता। अब हमें किसी ने, हम आज तक बारिश में रुके ही नहीं। अब तो गाड़ी चलाते हैं, अब तो अलग बात है। इससे पहले भी नहीं, बाइक पे भी थे, साइकिल पे भी थे, तो जब बारिश आती थी ना तो रुकते ही नहीं थे। क्यों? किसी ने कहा था कि पेड़ के नीचे, बारिश में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अपन ने पूछा ही नहीं क्यों, क्योंकि जिसने कहा था उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास था। मतलब बोल दिया ना, मतलब कुछ सोच के ही बोला होगा। फिर जब ऐसे जा रहे होते तो देखते खूब आंधी तूफान जब आ रखे हैं। अब तो बारिश बहुत कम होती है, जब हम लोग स्कूल जाते थे तब का सीन नहीं होता था। आज चालू हुई 3 दिन बारिश, मस्त मजे आते थे। स्कूल की छुट्टी तो होती नहीं थी, लेकिन स्कूल जाना जरूरी है। मजा आता था ना, टीचर आते नहीं थे, क्लास लगती नहीं थी, तो ऐसे ही दिन तो स्कूल जाते हैं। कोचिंग थोड़ा ना कि दूसरा आके खड़ा हो जाएगा और पढ़ा देगा कुछ, तुम्हें शर्म नहीं आए तो कहीं और आए और क्लास लगे, ऐसा थोड़ा ना है। तो स्कूल तब पक्का जाते थे। पहले दिन एक जोड़ी जूते गंदे होते थे, वापस आते थे, दूसरे दिन दूसरे खराब कर देते थे, फिर पिटते थे। तो खूब क्या, ये हीटर चालू, जूते पास में रखे हुए हैं जो सूख जाएं। तो हमने खूब देखा है कि इतनी तेज बारिश हुई है कि कोई पेड़ गिरा पड़ा है कहीं पर, कहीं पे देख रहे हैं कि कुछ और हो गया है, फिर पेपर में कभी पढ़ रहे हैं बिजली गिरी, पेड़ ऐसे बीच में से चटक गए। ये चीजें जब देखी तो कहीं ना कहीं समझ में आने लगा, भाई जिसने बोला है सोच समझ के बोला होगा कि बारिश में पेड़ के नीचे खड़े नहीं होते। पहले पेड़ होते थे, अभी क्या होती है? बिल्डिंग, इसके नीचे भी नहीं। पता नहीं कब ढह जाए। लोग बाग पुल के नीचे खड़े हो जाते, फिर बोलते पुल गिर गया। अब बताओ, पुल ऊपर से जाने के लिए कि नीचे से जाने के लिए? टेल मी। ऊपर से आने के लिए ना, तो तू नीचे क्यों खड़ा था? ये फैक्ट है, लोग इस बात को समझते हैं नहीं। तो इसलिए अगर पुल ऊपर से, कोई पुल के ऊपर से जा रहा है और फिर पुल ढह जाए, तो सरकार को कायदे से किसको मुआवजा देना चाहिए? जो पुल के ऊपर से जा रहा है, उसका नुकसान ज्यादा है। जो नीचे खड़ा है वो तो गलत है ना। क्यों? सीधा सिंपल सा हिसाब किताब, अपने को मतलब है ही नहीं। ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे हम पहाड़ी एरिया के रहने वाले लोग, हमारे साइड में क्या होते हैं, उसको बोलते हैं रेन शेल्टर। ठीक है, रेन शेल्टर, हिंदी में कोई नाम बोले तो बरसाती टाइप का बोल देंगे। तो रेन शेल्टर जैसी चीजें क्या होती थी, वो ऐसे सड़क पे कहीं जा रहे हैं, पगडंडी पे कहीं जा रहे हैं, तो कॉर्नर में एक जगह बनी हुई है,
उस जगह को सिलेक्ट किया जाता था इस बेसिस पर कि एक पहाड़ी एरिया में वो जमीन मजबूत हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब उसे बनाया जाता तो आजू बाजू में कोई दीवार है ही नहीं, और ऊपर की छत जो बनी है ऐसी टिन की बनी हुई है, अकेले टिन की, कोई भारी लोहा ऊपर नहीं है। और वो कैसा है, स्लोप में, चारों तरफ उसमें स्लोप है, ठीक, पिरामिड टाइप्स। मतलब बारिश अगर तेज गिरेगी तो उसके ऊपर रुकेगी नहीं। नंबर दूसरा, उसके नीचे कोई दब के भी मरेगा नहीं, क्यों, वो खड़ा है बीच में। अगर बाय चांस ऊपर से वो छत गिरी भी तो वो इतनी मजबूत नहीं है कि किसी की जान ले पाए, आजू बाजू में दीवार है नहीं, तो उसे वो रेंज शेल्टर कहते थे। अब जब हम देखते थे कि भैया रेंज शेल्टर ऐसे बने हुए हैं, फिर थोड़े समय बाद हमें वहां पे न्यूज़पेपर में देखने को मिला कि लोग बाग कुछ टाइप के पुराने लोग जो थे नए तरीके के रेंज शेल्टर का विरोध कर रहे हैं। तो अब हमने कहा भैया ये रेंज शेल्टर तो अच्छी चीज है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। रोड के किनारे ये सारी चीज़ें पहाड़ी इलाके में बड़ी ज़रूरी होती हैं, जब बारिश बहुत तेज हो या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिर रही हो, तब ये चीज़ें बड़ी काम आती है लोगों के रुकने के लिए। तो बोलते हैं अरे उसमें साइड में दीवार बना दी है और वगैरह वगैरह, उनको कुछ अक्ल नहीं है कि सर्दी की हवाएं आएंगी तो उससे बच जाएगा। बोला ये नहीं सोच रहे कि अगर ढह गया तो मर भी जाएगा आदमी वहीं। मैंने कहा बात तो सही है। बोला कुछ नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती ईंटें लगानी है, उसके बाद ईंट लगाने के बाद वापस क्या कर देंगे, गिरा देंगे, टेक्निकली गलत था, अब इसको गिरा दिया जाए, पहले बनाओ फिर गिरा दो। वो किस्सा सुना है, गांव में स्विमिंग पूल बनाया गया स्कूल में, क्यों, प्रतिभाओं को निखारने के लिए। टेंडर जारी हुए, पैसा आया, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद फिर से वापस एक चिट्ठी भेजी गई कलेक्टर को, बोला साहब वो स्विमिंग पूल जो है ना वो वापस भरवाना है। बोला क्यों, उसमें बच्चों की गिर के दुर्घटना में मौत हो रही है, कुछ बच्चे घायल भी हो रहे हैं। हाँ भैया ठीक है। बोला जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए उस स्विमिंग पूल को क्या कर दिया, पूर दिया। नए कलेक्टर साहब आए दौरे पर, आके बोलते अरे स्कूल में तो पूल बना था। बोला हाँ साहब बना था, कहाँ है, बोला सर यहाँ बना था। बोले दिख नहीं रहा। बोला सर पूर दिया ना, तो ना तो बना ना भरा, सिर्फ क्या कर दिया, कागज में। गलत जगह गलत चीजें करी जाएंगी तो यही होता है ना, पहले बनाओ उसके बाद क्या करो, मिटाओ। तो वो वर्षा शालिका बनाई, वर्षा शालिका, अच्छा याद आया, वर्षा शालिका बनाई जिसमें क्या थी, दीवार। फिर बोलते बना दी 4 पिलर, अब 4 पिलर छोड़ के पूरी दीवार तोड़ दो, वो गलत बनी है। बताइए, तो पहले बनाने का खर्चा, फिर उसके बाद तोड़ने का खर्चा, थोड़ी ज्यादा तोड़ दी, अरे फिर बनाओ, ये करप्शन है। तो आप दूसरे की गलती से चीजों को सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गलत करेंगे तो सीखेंगे। बहुत होते हैं जो बिना गलती करे भी सक्सेसफुल होते हैं, वो अलग बात है, कहानियां उनकी बना करती हैं जिन्होंने ढेरों गलती की होती हैं। क्यों, कुछ नहीं है, नैरेटिव है बस, समझे, ये नैरेटिव होता है और कुछ थोड़ा ना होता है। कोई कुछ कह दे कि कोई आदमी था 1890 में विदेश गया, बड़े गरीब घर का था, समझ में आ रही है बात कितनी झूठ होगी। मैं अभी भी विदेश नहीं जा पा रहा हूं, हैं? और लोग तब जा रहे थे विदेश, बताओ फिर, बताओ, हैरत की बात नहीं है तो और क्या है। अब मान लो कोई ये कहे कि नदी तैर के स्कूल जाया करते थे, तो मत जाओ। कई बच्चे होते हैं गांव में शौक के लिए तैरते हैं, मतलब उनको जाने उस पार क्यों है, नदी से, ठीक है, उनको जाने उस पार काहे से, नदी से, जबकि पुल बना हुआ है, लेकिन कैसे आएगा, तैर के जाएगा, क्यों, मजा आ रहा है, उन्हें उसी में मजा आ रहा है, उनको पुल से जाना ही नहीं है। तो फिर ये तो चॉइस होती है ना भाई। तो ये कोई बात थोड़ा ना कि किसी को जबरदस्ती बोला था कि नहीं ऐसे ही करना है, इसके अलावा अपने पास कोई तरीका नहीं है, वो गलत है। रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन है वो देखिएगा। इसके एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है कारा, ये है एक, हाँ ठीक भाई, चारा। तो चारा जो है वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस तरीके की, ये एक्सेप्शन है कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, इसमें सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, ये इस बात के लिए एक्सेप्शन होता है। तो वो दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। पुरानी एनसीईआरटी में ऐसी फोटो दी हुई थी,
ऐसा चित्र उसका बना हुआ था। अब वाली एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू में कारा के बारे में, चारा के बारे में क्वेश्चन है। इसकी ब्रांच पर नजर डाल रहे हैं, ब्रांच पर नजर डालते हैं किसी एक ब्रांच पर। ये मेन स्टेम हो गया, ये ब्रांच हो गई। इस ब्रांच पर यहां मेल सेक्स ऑर्गन हो गए, यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। ये डिफरेंस, अभी थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर कि ये है एडेक्सियल सरफेस ऑफ लेटरल ब्रांच, एडेक्सियल सरफेस ऑफ लेटरल ब्रांच। ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे लिखते हैं एंथेरिडियम। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे कहूंगा ऊगोनियम। ऊगोनियम का दूसरा नाम है, उसे कहेंगे न्यूक्यूल, नुकीला दिख रहा है, ग्लोब्यूल गोल गोल दिख रहा है। यहां इनके ऊपर ना शील्ड होती है, शील्ड। पहली शील्ड बना रहा हूं, ये देखो 3 4 5 मुकुट के जैसा। ठीक है भैया, राजकुमारी पापा की परी, पापा के राजकुमार यहाँ है, इनके ऊपर भी शील्ड है, ये शील्ड सेल्स। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई है। चारा इसलिए अलग एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर आपको सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर मिलते हैं और जैकेट मिलता है। ये किसी और एग्जाम्पल में नहीं है। यहां बात ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं यहां पर सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक बॉडी पर, उसे क्या कहते हैं, मोनोशियस। ऐसे में सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन वो कहेंगे नहीं होने देंगे। क्यों? मेल मैच्योर फर्स्ट, फीमेल मैच्योर लेटर। मेल मैच्योर फर्स्ट को बोलते हैं प्रोटेंड्रस। मेल गैमीट मोटाइल स्मॉल, फीमेल गैमीट लार्जर नॉन मोटाइल ओगैमस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। याद रखें, oogamous is always internal. The converse of the statement is not true. इंटरनल हमेशा oogamous नहीं होता, आइसोगैमस भी हो सकता है, लेकिन oogamous हमेशा इंटरनल ही होगा, ऑलवेज। तब तुम्हें ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल दे दे, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स और चारा, चार। अब बोले लैंड प्लांट का सबसे क्लोज रिलेटिव कौन से टाइप का होगा? चारा के टाइप का, सबसे क्लोज रिश्तेदार टू लैंड प्लांट्स। ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी से लैंड प्लांट्स का क्लोजेस्ट रिलेटिव, सबसे निकट रिश्तेदार, ऑप्शन ए वोल्वॉक्स, ऑप्शन बी चारा, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी क्या लिख दूं, स्पायरोगारा। आंसर चारा। क्यों? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी है। क्लियर? जैसे लैंड प्लांट्स में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वैसे यहां चारा में भी हैं। दैट्स वाई एक और करेक्टर वैसा आ गया जो लैंड प्लांट्स का है। बाकी रिजर्व फूड वगैरह की तो बात है ही, वो तो कह ही सकते हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की एक लाइन पढ़ लेना भाई साहब, काम आएगी। पीवाईक्यूज है, देखिएगा।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लोगे ना? अल्जिन अगर वगैरह के एग्जाम्पल हैं। अगली क्लास में चालू करेंगे हम लोग ब्रायो फाइटा। इंपॉर्टेंस पढ़ा देंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेक्चर नंबर क्या था? ए?